हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले क्लास में एग्रीकल्चर में हमने देखा था सस्यन के प्रकार और उनसे संबंधित टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा किया था। उस टॉपिक के बाद हम आगे बढ़ते अपने सिलेबस में हुए फसल के बारे में, फसल का वर्गीकरण, फसल के प्रकार और विभिन्न जो फसल हैं हमारे, चाहे वो रबी से संबंधित हो, खरीफ से संबंधित हो या जायद से संबंधित हो, उन सब फसल के बारे में कुछ हमें ब्रीफ में छोटे छोटे क्या करने हैं, कंटेंट को लेना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपने को लेना है उनके बारे में। ये जो टॉपिक है फसल वर्गीकरण, फसल का जो वर्गीकरण होता है वो ऐसे देखा जाए, सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे फसल का वर्गीकरण करते हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से या साइंटिफिक मेथड से जब हमें फसल का वर्गीकरण करना होता है, उस स्थिति में हम फसल को 15 तरीकों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। 15 तरीकों में 14 के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, 15वां नाम लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां जो हम बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक पद्धति से फसल के कितने वर्गीकरण किए गए हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से फसल के 15 प्रकार से उसको वर्गीकृत किया गया है, अर्थात 15 कुल में 15 जो मेन स्पीसीज है उन 15 स्पीसीज में उसे क्या है, डिवाइड किया गया है। इन सभी स्पीसीज के नाम हम शॉर्ट में एक बार देखते हैं और उनके प्रकार क्या क्या हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि स्पीसीज से संबंधित एक प्रश्न बनने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। पहला जो है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में, पहला जो है वो है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी एक ऐसे कुल का नाम है जो मूल रूप से अनाज से संबंधित फसल को इंगित करता है। तो ग्रेमिनी फसल, ग्रेमिनी शब्द बन रहा है, ग्राम से ग्राम बनता है। ग्राम वैसे देखा जाए तो मूल रूप से ग्राम शब्द होता है, जैसे उड़द हो गया, चाहे सफ़ेद उड़द हो, काली उड़द हो, इस प्रकार के दाल वाली जो चीज़ें होती है उससे संबंधित ग्राम बनता है। मगर ग्रेमिनी जो है वो अनाज वाली फसल की बात करता है। तो ग्रेमिनी जो शब्द है, ये ग्रेमिनी शब्द अनाज वाली फसल के लिए है। अनाज वाली फसल में मतलब जितने भी सीरियल्स हो गए और जो गन्ना से संबंधित जो फसल है, इन टाइप की फसल का जो कुल होता है, जो स्पीसीज होता है, या इनका जो टेक्सोनॉमिकल नेम है वो है ग्रेमिनी। दूसरा जो फसल है, दूसरे प्रकार का जो स्पीसीज आता है वो है लेग्यूमिनस। स्कूली लाइफ में हम लोगों ने 7th क्लास 8th क्लास में इस चीज़ को पढ़ा है कि लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं। तो जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जितने भी फसल होते हैं वो कौन से फसल होते हैं, पूरे के पूरे दलहन और पूरे के पूरे तिलहन, जितने भी दलहनी और तिलहनी जो फसल होते हैं वो सब के सब एक कुल पर रहते हैं, लेग्यूमिनस, जिसको इस स्पीसीज का नाम है। इसमें एक विशेष प्रकार की इनके जड़ में बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम नाम से, जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधों के जड़ से जमीन में क्या करता है, छोड़ देता है और जमीन पे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है। और वो जमीन जहां पर दलहन या तिलहन फसल होता है उस जगह की उर्वरा शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। तो लेग्यूमिनस जो है वो एक इस प्रकार का वैज्ञानिक जो कुल है समझ लेते हैं फसल का, जिसमें पूरे के पूरे दलहन और तिलहन फसल आते हैं। इसके बाद आता है क्रुशिफेरा। क्रुशिफेरा जो है इस पद्धति में इसमें कौन कौन से फसल आते हैं क्रुशिफेरा में, सरसों हो गया, गोभी हो गया, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, इस प्रकार की जो फसलें हैं जिनमें जो खाने वाले जो भाग रहते हैं वो फल के साथ साथ ऐसे रेशे के रूप में जो बाहर निकले रहते हैं या अलग अलग दाने के रूप में बाहर निकले रहते हैं, उस प्रकार के जितने भी फसल होते हैं सब के सब क्रुशिफेरा फैमिली में आते हैं। और क्रुशिफेरा फैमिली जो है उसके अंतर्गत सरसों, गोभी और इसी प्रकार के अन्य जो फसल है वो शामिल होते हैं। चौथा जो ग्रुप है वो है गार्ड फैमिली। गार्ड जो फैमिली होता है, गार्ड फैमिली का एक और नाम है कुकुरबिटेसी। इसका एक दूसरा नाम भी होता है कुकुरबिटेसी। तो इसमें आते हैं हम लोग का कुकुम्बर हो गया, कद्दू हो गया, रखिया हो गया, लौकी है, इस टाइप के फसल जो कि जिसका बाहरी सतह जो रहता है वो कठोर रहता है और उसके अंदर में उसके मूल रूप से खाने वाले भाग रहते हैं। तो बाहर का जो कठोर सतह है वो एक गार्ड के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गार्ड फैमिली कहा जाता है या कुकुरबिटेसी के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है CURBITACEEAE, कुकुरबिटेसी फैमिली।
तो इसको गार्ड फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसा कद्दू है, कद्दू का ऊपरी सतह हो गया, रखिया है उसका ऊपरी सतह हो गया, लौकी है उसके ऊपरी सतह हो गया, जो कि कठोर सतह होते हैं और ये कठोर सतह बाह्य वातावरण से उसके आंतरिक चीजों को क्या करते हैं, गार्ड प्रदान करते हैं। इसके कारण इसका नाम है गार्ड फैमिली। इसके अंतर्गत कुकुम्बर, कद्दू, इस टाइप की चीजें आती हैं। फिर आता है मालविसा या मालवेसिया, ठीक है, मालवेसी हम कह सकते हैं इसको, मालवेसी। तो मालवेसी पौधे कैसे होते हैं, जो जिसके बाहर में ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट या ऐसे फसल हम ले सकते हैं जिसके बाहर का जो सतह होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है या एक समझ लेते हैं पंखुड़ी नुमा चीज में बंद रहता है, उसके अंदर में जो भी चीजें होती है वो रेशेदार जैसे चीजें होती है या बहुत ही हल्की चीजें होती है, जैसे कि कॉटन है और भिंडी है। कॉटन का देखेंगे, कॉटन का ऊपर काले रंग का एक उसका परत रहता है, उसका खोल होता है, उसके अंदर में रुई जो है वो बंधा हुआ रहता है और उसके बीच में क्या रहता है, बीज रहता है। इसी प्रकार से भिंडी है। फिर इसके बाद आता है सोलानेशी। सोलानेशी जो है ये ऐसा ग्रुप है जिसमें मूल रूप से देखा जाए तो सब्जी के प्रकार सबसे ज्यादा आते हैं। बैगन है, आलू है, टमाटर है। नशीले पदार्थ में आप देखोगे तंबाकू हो गया, अफीम हो गया, इन टाइप की जो चीजें हैं ये सब के सब सोलानेशी ग्रुप में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप के हम सिर्फ हमें अभी सिर्फ मेन उदाहरण को ही ध्यान देना है इन चीजों पर। इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में जाएंगे तो वो बहुत लंबा कंटेंट हो जाएगा और जितना सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग इतने डेप्थ में, इसके अंदर के डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हार्डली पूरे एग्रीकल्चर सिलेबस से 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे वो 22 हो सकते हैं और ऐसे देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 20 से 21 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें इतने के और बिल्कुल डीप में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बायो का सेक्शन हो जाता है, फिर वो प्योरली एग्रीकल्चर का सेक्शन नहीं कहलाता। तो सोलानेशी ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बैगन है, आलू है, टमाटर और तंबाकू। अगला ग्रुप है टिलिएसी। नेक्स्ट ग्रुप है टिलिएसी, TILIACEAE। टिलिएसी में जितने भी रेशेदार फसल होते हैं, पूरे के पूरे रेशेदार जो फसल होते हैं वो आते हैं, जैसे जूट है, सन हो गया, मेस्टा हो गया, इस टाइप के जो फसल होते हैं ये सभी फसल किसमें काउंट होते हैं, टिलिएसी में। इसके बाद आता है एस्टेरेसी, ASTERACEAE, एस्टेरेसी। एस्टेरेसी ऐसे फसल होते हैं जैसे कि सूर्यमुखी हो गया, रामतिल हो गया। रामतिल को इंग्लिश में नाइगर के नाम से जाना जाता है, NIGER। तो कहीं यदि आप देखें तो कंफ्यूज ना होंगे, नाइगर शब्द का मतलब होता है रामतिल, तो रामतिल हो गया, सूर्यमुखी हो गया। ये देखा जाए एक प्रकार से सूर्यमुखी है या रामतिल है, ये है तिलहन फसल, मगर तिलहन होते हुए भी ये लेग्यूमिनस नहीं है। ये किसके अंतर्गत शामिल होते हैं, आपके एस्टेरेसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो हो सकता है सूर्यमुखी को आप तिलहन समझ के लेग्यूमिनस में आप डाल देंगे तो एक गलत ग्रुप हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस अपवाद को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है चेनोपोडियस। चेनोपोडियस जो होता है वो किस प्रकार के चीजें होते हैं, जैसे चुकंदर होता है, गाजर होता है, इन टाइप की जो चीजें हैं वो चेनोपोडियस में आते हैं। इसके एग्जांपल है बीट है, सुगर बीट है, इस टाइप के उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। फिर है पिडेलेसिया। पिडेलेसिया में क्या आते हैं, सीसम। सीसम जो है ये भी एक प्रकार का फसल होता है, नाम बस आपको याद रखना है इसके लिए। इसके बाद आता है यूफोरबियासी। इस ग्रुप में आता है कैस्टर। कैस्टर ऑयल के नाम हम सुने हैं, तारपीन तेल जैसे हम सामान्यतः बोलते हैं, तारपीन तेल हो गया, अरंडी का तेल हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें जहाँ से मिलते हैं वो कैस्टर प्लांट से मिलता है। ये यूफोरबियासी जो ग्रुप है उससे आता है। इसके बाद है उम्ब्लीफेरा, UMBIIBLLI, उम्ब्लीफेरा। उम्ब्लीफेरा ग्रुप में आता है कैरट। कैरट मतलब हो गया मूली, ठीक। इसके बाद है एलियास, ALIACEAE, एलियास। इसके अंतर्गत आते हैं जमीन के अंदर या जमीन के जड़ में उपयुक्त होने वाले मसालेदार पौधे हैं, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये मसाला बनाने का काम आता है, तो एलियास से संबंधित है। और एक है जिंगी बेरासी।
लास्ट है जिंगी बेराशी, ZINGI BERACEAE, जिंगी बेरासी। जिंगी बेरासी ये इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं अदरक एवं हल्दी। एक और ग्रुप इसमें बच गया था, वो ग्रुप है कॉन्वोल्वुलेसी। एक ग्रुप और आता है हमारे पास में, 15वें नंबर का ग्रुप है कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी इस ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं? स्वीट पोटैटो। तो ये स्वीट पोटैटो जो है वो इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से 15 ग्रुप है। सभी ग्रुप के नाम अपने को याद रखने हैं और सभी ग्रुप के नाम याद रखने के साथ साथ हमें इस बात को भी ध्यान देना है कि इन सब के कम से कम 2-2, 3-3 उदाहरण हमारे पास ध्यान। तो फसल वर्गीकरण में टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का ये एक छोटा सा सेक्शन था। दूसरा जो सेक्शन है स्पेशल क्लासिफिकेशन को लेकर है, और तीसरा सेक्शन रहेगा वो मौसम के आधार पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अर्थात रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद की फसल हो गया, उससे संबंधित। तो स्पेशल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं या स्पेशल क्लासिफिकेशन किस किस रूप में किया जाता है? स्पेशल क्लासिफिकेशन के अलग अलग नाम हैं। पहला नाम है अरेबल क्रॉप्स, ARABLE, अरेबल क्रॉप्स। अरेबल क्रॉप्स किसको बोला जाता है? परिभाषा की बात करते हैं यदि हम, तो परिभाषा में यह लिया है कि ऐसे फसल जिनमें प्रारंभिक कर्षण की आवश्यकता हो। अब यहां कर्षण शब्द का तात्पर्य क्या है? कर्षण का तात्पर्य है प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन। अर्थात इन फसल को बोने से पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इस फसल के पहले जो फसल लिया गया है उस फसल से मिट्टी की जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है। तो उस स्थिति को फिर से फसल लेने लायक स्थिति में लाने के लिए हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे क्रॉप्स जिनमें सॉइल को या मृदा को या मिट्टी को फसल लेने से पहले हमें प्रिपेयर कराना पड़ता है, ऐसे क्रॉप्स को अरेबल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, धान की हम बात करते हैं। धान क्या है? धान का एक फसल हमने लिया, एक फसल लेकर कटाई किए। जैसे ही कटाई किए तो कटाई करने के तुरंत बाद हम उसमें बुआई नहीं करते हैं। कटाई करने के बाद में जो भी पैरे के टुकड़े उसमें रहते हैं उसको कुछ दिन तक वहाँ खुला छोड़ा जाता है। उसके बाद उस खेत की जोताई की जाती है। जोताई करने के बाद में पानी डाला जाता है। उसके बाद फिर उसमें बीज का सोइंग किया जाता है। बिल्कुल सूखा यदि रहेगा जमीन तो उसमें बीज नहीं डाला जाता, पहले उसको थोड़ा सा गीला किया जाता है, नम किया जाता है, जिसमें सीड का क्या हो सके, सीड जो है अपने मतलब सुसुप्तावस्था से जागकर वो जागृत हो सके और वो अंकुरण की स्थिति में आ सके। तो हमने बीज को अंकुरण तक लाने के लिए पहले मिट्टी का हमें क्या करना पड़ा? पहले स्टेज पर हमें उसकी जुताई करनी पड़ी, उसको थोड़ा सा नम बनाना पड़ा। तो ये कार्य जो कर रहे हैं, तो ऐसे फसल जिन फसल को लेने से पहले हमें प्रारंभिक रूप से उसमें तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे क्रॉप्स को अरेबल क्रॉप्स कहा जाता है। तो अरेबल क्रॉप्स के एग्जाम्पल है आलू, तंबाकू, मक्का, गन्ना, धान इत्यादि। उदाहरण हो गए इसके आलू, तंबाकू, मक्का, धान, गन्ना इत्यादि। ये सभी फसल ऐसे हैं कि एक फसल लेने के बाद तुरंत मिट्टी में बिना किसी प्रकार का वर्कआउट किए हम दोबारा फसल नहीं ले सकते। पहले हमें मिट्टी को रेडी करना पड़ेगा, पहले खेत को हमें तैयार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम उसमें दोबारा फसल ले सकते हैं। तो फसल लेने के लिए खेत को तैयार करने का जो तरीका होता है या जो विधि होता है, यही विधि ही एग्रीकल्चर नेम में अरेबल शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है। तो अरेबल क्रॉप्स का मतलब ये होता है। दूसरे जो होते हैं वो है एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स सेकेंड है ALLEY, एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स में क्या होते हैं? एले क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो वृक्ष या झाड़ी से बने हुए जो रास्ते रहते हैं या रास्ते के बीच में जो गली रहते हैं, उन गली के बीच में उगाया जाता है। जैसे देखिए, कहीं कहीं पर हम ये देखते हैं कि मान लो कोई वन क्षेत्र है या सामान्य क्षेत्र भी है, उन सामान्य क्षेत्र में बबूल के बहुत सारे वृक्ष लगे हैं। तो बबूल का एक रो हो गया, बबूल का दूसरा रो हो गया, दोनों रो के बीच में जो गली बना हुआ है, जो बीच का जो रास्ता है जिसे हम गली कहते हैं, तो उस बीच वाले हिस्से पर जो फसल लगाया जाता है
यही फसल ही, ये जो गली होता है, इस गली को ही क्या बोला जाता है, ये जो गली होता है गली को ही बोला जाता है एले। तो उस गली पर जो क्रॉप करते हैं, जो प्लांटेशन करते हैं, वही हम लोग का एले क्रॉपिंग कहलाता है। तो एले क्रॉपिंग में क्या होता है, बबूल के जो वृक्ष होते हैं उनके बीच में जैसे हमने उड़द, हल्दी, अदरक, इस प्रकार के फसल हम वहाँ लेते हैं। जैसे ये बबूल की एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो इसके बीच का जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा हो गया हम लोग का गली। तो इस बीच के गली वाले हिस्से में ही जो फसल हम लगाते हैं, ये फसल ही हम लोग का क्या कहलाता है, एले क्रॉपिंग कहलाता है। ये बीच का हिस्सा एले कहलाया, और जो एले जो है अर्थात गली जो है, इसकी जो क्रॉपिंग होती है, ये क्रॉपिंग हम इस प्रकार से यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा क्रॉपिंग की जाती है एले क्रॉपिंग पर? एले क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है हम लोगों का शकरकंद है, उड़द है, हल्दी है, शकरकंद, उड़द, हल्दी इत्यादि। तीसरे नंबर की जब हम क्रॉप की बात करते हैं, तीसरा वो है ऑगमेंटिंग क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप, ऑगमेंटिंग क्रॉप में क्या होता है, ऐसी फसल की बुआई मुख्य फसल के उत्पादन में पूरक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य रहता है वो है पूरक सहायता करने के लिए, पूरक सहायता प्रदान करने के लिए। अर्थात दो फसल एक साथ उगाई जाती है, पहले फसल को सहायता देने के लिए दूसरा फसल लगाया जाता है। तो दूसरा फसल जो है वो पहले फसल के लिए एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, एज ए पूरक के रूप में काम करता है, उसको सहायता प्रदान करता है। तो ऐसे क्रॉप को क्या बोला जाता है, ऑगमेंटिंग क्रॉप बोला जाता है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो मिश्रित सेशन का उदाहरण है इस प्रकार की क्रॉपिंग। इसमें जैसे उदाहरण है बरसीम के साथ जापानी सरसों की बुआई। बरसीम एक फसल होता है, बरसीम के साथ में जापानी सरसों की बुआई की जाती है। तो जापानी सरसों जो है पहले बार में क्या होता है, उसका उस प्लांट का हाइट कम रहता है और फसल उत्पादन अच्छी होती है। तो पहले बार कटाई कर लिए, अब प्लांट का हाइट थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, उसे सपोर्ट करने के लिए एक और प्लांट चाहिए होता है। तो बरसीम जो है उसको क्या करता है, सहायता देता है, और एक बार कटाई करने के तुरंत बाद दूसरा फसल भी उसमें ले लिया जाता है। तो ये इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो बरसीम के लिए है। अगला जो है एवेन्यू क्रॉप। एवेन्यू क्रॉप का मतलब क्या रहता है, ऐसे क्रॉप जिसको बाड़ा या घेरा, या ऐसा बोला जाए फॉर्म रोड तथा बाड़ा के किनारे उगाया जाता है। अर्थात जैसे देखो चौथा जो है एवेन्यू क्रॉप, AVENUE, एवेन्यू क्रॉप। तो ऐसे क्रॉप होते हैं जिन क्रॉप को बाड़ा के किनारे लगाया जाता है, अर्थात कोई फेंसिंग है। जैसे उदाहरण के साथ साथ हमें इसको देखना है और आवश्यक है, क्योंकि ये सभी टेक्निकल नेम्स हैं। टेक्निकल नेम का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित उदाहरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे बाड़ा का तात्पर्य क्या है, हम देखे हैं कि ये एक खेत है, इस खेत को चारों तरफ से घेर दिया गया है, इस तरीके से ये इसका मेड़ है। तो इसको हमने इस प्रकार से क्या कर दिया, घेर दिया। तो घेर दिए तो इसके किनारे में इस प्रकार से हम इसके बाउंड्री पर क्या करते हैं, इसके बाड़े पर या इसका जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर हम क्या करते हैं, फसल लगाते हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो फसल लगाते हैं उसी को एवेन्यू क्रॉप कहा जाता है। उदाहरण है जैसे अरहर, गाँव के क्षेत्र पर सामान्यतः देख सकते हैं अरहर का फसल डायरेक्ट खेत में भी लगाते हैं, या खेत में बीच में क्या रहता है, मुख्य फसल लगा हुआ रहता है, उसके किनारे किनारे बाकी फसल भी क्या करते हैं, लगा दी जाती हैं। तो ये एवेन्यू क्रॉप्स है। अगला जो है वो है ब्रेक क्रॉप्स, सॉरी बॉर्डर क्रॉप्स है। अगला बॉर्डर क्रॉप, पांचवा बॉर्डर क्रॉप्स। बॉर्डर क्रॉप्स भी एवेन्यू क्रॉप्स के ही जैसे होते हैं कि ये मुख्य फसल है, मुख्य फसल के को सुरक्षा देने हेतु, किनसे सुरक्षा देना है अपने को, पशु से मूल रूप से, या तेज हवा के झोंका से, इनसे यदि सुरक्षा देना है तो इसके बॉर्डर में किनारे किनारे पूरी क्रॉपिंग कर दी जाती है। तो ऐसे क्रॉप को भी क्या कहते हैं, बॉर्डर क्रॉप कहते हैं। तो बॉर्डर क्रॉप में भी अरहर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अरहर के साथ कुसुम भी क्या किया जाता है, इसमें अरहर के साथ कुसुम, इसकी भी पैदावार की जाती है, पैदा लिया जाता है इसका। अगला है ब्रेक क्रॉप, छठवें नंबर पर।
ब्रेक क्रॉप्स। ब्रेक क्रॉप्स की अवधारणा कहाँ से आती है? ब्रेक क्रॉप्स की अवधारणा यहाँ से आती है कि जैसे देखिए, जब फसल चक्र की हम बात करते हैं, फसल चक्र क्या होता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हम एक निश्चित पैटर्न में क्या करते हैं, फसल को एक निश्चित समय में 1 by 1 रूटीन में क्या किया जाता है, उसको उगाया जाता है। जैसे कि देखिए, 1 वर्ष का हमने क्या किया है, टाइम ड्यूरेशन लिया है। 1 वर्ष का ये टाइम ड्यूरेशन है। 1 वर्ष के टाइम ड्यूरेशन में 50% में हमने पहले जो खरीफ फसल है उसमें धान लिया और रबी फसल में हमने क्या उगाया, गेहूं की पैदावार ली। जमीन तो एक ही है ना, एक जमीन पर पहले 6 महीने हमने धान उगाया, अगले 6 महीने गेहूं, फिर 6 महीने धान, फिर अगले 6 महीने के लिए गेहूं का हम क्या कर रहे हैं, पैदावार ले रहे हैं। ये प्रक्रिया जब 3 साल 4 साल तक कंटिन्यू चल जाती है तो ये देखा जाता है कि धान के तुरंत बाद में जब गेहूं ले रहे हैं हर बार, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो सही तरीके से मेंटेन यदि नहीं हो पा रही है, और ऐसा प्रतीत हुआ कि बार बार एक ही जो फसल लिया गया है उसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जो उसकी भौतिक स्थिति है वो कुछ खराब हो गई है, तो क्या किया जाता है, जैसे पहले वर्ष धान और गेहूं के लिए, दूसरा वर्ष धान गेहूं के लिए, तीसरा वर्ष धान गेहूं के लिए, मगर चौथे वर्ष में क्या कर दिया जाता है, धान के साथ में चना की फसल ले ली गई। तो यहां पर गेहूं क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब चना हमने लगाया, एक फसल भी यदि चना लगाया तो अगले फसल के लिए वो मिट्टी फिर से क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा सही तरीके से न्यूट्रिएंट से। तो इस प्रकार के क्रॉपिंग को क्या बोला जाता है, ब्रेक क्रॉप्स कहा जाता है, जो कि एक निश्चित फसल चक्र के कारण मृदा को जो लॉस हुआ रहता है, जो हानि हुई रहती है, उस हानि की भरपाई करने के लिए फसल चक्र में किसी एक फसल के जगह पर उसको हटाकर क्या कर दिया जाता है, दूसरा फसल ले लिया जाता है। जैसे धान और गेहूं है तो पहले वर्ष धान गेहूं लिया गया, दूसरे वर्ष भी धान और गेहूं का फसल लिया गया, तीसरे वर्ष भी धान गेहूं लिया गया, मगर चौथे वर्ष धान के बाद गेहूं न लेकर चना की फसल ले ली गई। तो हमने गेहूं को क्या किया, ब्रेक कर दिया। इस प्रकार से जब फसल चक्र ब्रेक हो रहा है या कोई फसल को ब्रेक दिया गया तो ऐसे क्रॉपिंग को बोला जाता है ब्रेक क्रॉप्स। इसके बाद आता है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप जो रहते हैं वो क्या होता है, ऐसी फसलें भूमि को ढक कर रखती है और भूमि को क्षरण से बचाती है। 7वें नंबर का जो क्रॉप है वो है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप्स जो होते हैं ये क्या है हमारे, कि कवर क्रॉप जो भूमि को ढक कर रखते हैं, भूमि को क्षरण से बचाते हैं। इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं और मिट्टी को पूर्ण रूप से बांध के रखती है। जैसे मूंगफली की फसल, मूंगफली हो गया, पैराग्रास हो गया, शकरकंद हो गया, इन प्रकार की चीजें। मूंगफली, जैसे मूंगफली का आप फसल देखे होंगे तो मूंगफली का जो फली जो होता है वो फली जमीन के अंदर मिट्टी में रहता है और जड़ में वहाँ पर वो पैदा होता है और वो पूरा जमीन के अंदर ही पूरे मिट्टी को अपने आप में बांध कर रख लिया रहता है। और उसके जो पौधे रहते हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं वो पूरे जमीन को ढके हुए रहते हैं। तो ऐसे जो है वो कवर क्रॉप कहलाते हैं, जो मिट्टी को क्षरण से रोकता है, कवर प्रदान करता है। इसकी जड़ें जमीन में पूर्ण रूप से फैली हुई रहती हैं और इसकी जड़ें जमीन में पूर्ण रूप से फैली हुई रहती है, इसलिए जमीन के ऊपर जो मिट्टी का जो सतह है वो सतह सामान्यतः पानी के बहाव से या हवा के बहाव से क्या होता है, क्षरण नहीं होता या कटान की स्थिति नहीं आती, कटाव की स्थिति नहीं आती। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। कॉम्प्लीमेंट्री जो क्रॉप्स होते हैं, अगला जो इसका जो टाइप है, अगला टाइप आता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स क्या होते हैं, एक क्रॉप को कॉम्प्लीमेंट के लिए दूसरा क्रॉप किया जाता है, अर्थात ये भी एक अंतरासेशन या इंटर क्रॉपिंग का ये उदाहरण है। अंतरासेशन में क्या होता है कि एक साथ 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स उगाए जाते हैं, और कल वो कैसे उगाए जाते हैं, उनके तरीके क्या क्या हैं, इनके बारे में तो कल हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। अंतरासेशन के पूरे जितने प्रकार थे उनके बारे में हमने देखा था, समांतर, सहचरी, बहुस्तरीय, ये जो बातें जो देखी थी अंतरासेशन के थे। तो अंतरासेशन में सामान्यतः जो क्रॉपिंग होती है हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉपिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 फसल को जब एक साथ लगाते हैं तो 2 फसल को एक साथ लगाने का उद्देश्य ये भी होता है कि पहले फसल और दूसरा फसल जो है, पहले फसल से निकला हुआ कुछ चीज हो सकता है, कोई केमिकल्स उससे निकला हो या किसी भी प्रकार का चीज हो, उस पौधे का साइज बढ़ा तो उसे छाया मिल रहा हो, वो दूसरे फसल के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है, और दूसरे फसल का कोई कैरेक्टरिस्टिक पहले फसल को क्या है,
सहायता प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों फसल एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो ऐसे क्रॉपिंग को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉपिंग कहा जाता है। इसमें भी दो फसल एक साथ लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण है कॉम्प्लीमेंट्री का लोबिया और ज्वार। सपोज जैसे हमने बात किया किस चीज के, ज्वार प्लस किसकी बात किया हमने, लोबिया की बात किया। ज्वार से क्या होता है, लोबिया को नाइट्रोजन मिलता है और लोबिया से ज्वार को क्या मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। सामर्थ्य का मतलब वो उसको रोक कर रखता है, सहारा मिलता है। तो ज्वार और लोबिया के बारे में हमने जो बात किया वो कॉम्प्लीमेंट्री इस प्रकार से, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होती है उसी प्रकार से सप्लीमेंट्री क्रॉप्स भी होते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्रॉप्स में क्या होते हैं कि दो क्रॉप को एक साथ रख देते हैं मगर दोनों क्रॉप के बीच में कोई भी प्रतियोगिता नहीं रहती। पहला क्रॉप जो है अपने हिसाब से ग्रोथ करता है, दूसरा क्रॉप भी अपने हिसाब से ग्रोथ करता है और दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं होता। तो ऐसे क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, ऐसे क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है इसी प्रकार इसके नीचे में आप लिख लेंगे सप्लीमेंट्री क्रॉपिंग। ये सप्लीमेंट्री क्रॉपिंग की बात हो गई। इसके बाद दो क्रॉप है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, या तो कैश क्रॉप बोल लेते हैं या हम उसको कॉमर्शियल क्रॉप कह सकते हैं। कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप, ये 8वां था। 9वें नंबर पे सप्लीमेंट्री क्रॉप हुआ आपके पास। सप्लीमेंट्री क्रॉप के बाद 10वें नंबर पे है कैश या कॉमर्शियल क्रॉप। इसमें जैसे आता है हमारा गन्ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जो फसल है, जूट, कपास, तंबाकू है, कपास, ये ऐसी फसलें हैं जिसे व्यक्ति या कृषक अपने डायरेक्ट उपयोग के लिए पैदावार नहीं करता, इसे पैदा करके वो तुरंत मार्केट में बेच देता है और नकदी प्राप्त करता है। तो नकदी प्राप्त करता है इसलिए हमने इसे कैश क्रॉप बोला, या इससे व्यापार कर सकता है इसलिए इसे किस नाम से दिया गया, कॉमर्शियल क्रॉप। तो कॉमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप जिन्हें हम नकदी फसल कहते हैं हिंदी में, तो ये इस प्रकार की बातें हैं। अगला जो है क्लीनिंग क्रॉप्स। क्लीनिंग क्रॉप क्या होता है, ये ऐसे क्रॉप होते हैं जो जमीन या खेत को साफ रखने में सहायता करते हैं, जैसे आलू और मक्का। 11वें नंबर पे है क्लीनिंग क्रॉप, जमीन को साफ सुथरा रखने में काम करते हैं। तो इनका उदाहरण है हमारे पास आलू और मक्का। क्लीनिंग क्रॉप के बाद आता है कोल क्रॉप, COLE, कोल क्रॉप। कोल क्रॉप जो है वो, कोल शब्द जो बना है ये मूल रूप से किससे बना है, कोल स्ट्रेप से बना है, कोल स्ट्रेप से बना हुआ है। और ये सॉरी कोल स्ट्रेप गलत वर्ड, कोल वाट से बना हुआ है, COLEWART, कोल वाट से बना हुआ है। कोल वाट जो होता है ये मूल रूप से क्या है, जंगली गोभी का पूर्वज है। गोभी जैसे एक सब्जी होती है उसी प्रकार से जंगली गोभी होता है, जंगली गोभी से ही संबंधित चीजें हैं। तो ये ऐसे फसल होते हैं जो फसल आसमान से गिरे हुए, जैसे ओलावृष्टि हो गया, बहुत अत्यधिक तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज आंधी तूफान पड़ रहा है, उससे वो जमीन के क्षरण को बचाते हैं और जमीन पर उसके नुकसान को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और साथ ही साथ फसल पर भी नुकसान होने नहीं देते। तो ऐसे फसल को बोला जाता है कोल क्रॉप। तो कोल क्रॉप में मूल रूप से जैसे गोभी से संबंधित जितने भी प्रकार के वेराइटी है ये सब कोल क्रॉप में आते हैं। अगला जो वेराइटी आता है कोल क्रॉप के बाद वो है एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप जो है वो क्या है, इसका जो नाम है एग्जॉस्टिव क्रॉप। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव क्रॉप का मतलब यह होता है ऐसी फसल जिसके बार बार खेती करने से जमीन की उर्वरता या उसकी मृदा की जो क्षमता है, शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। ऐसे फसल को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप। मगर ये एग्जॉस्टिव क्रॉप कब होगा, जब उस फसल को हम बार बार क्या करेंगे, एक ही स्थान पर उगाएंगे। तो जितने भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं, अर्थात अनाज वाले फसल, जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं ये सब के सब एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं। एग्जॉस्टिव क्रॉप के बाद आता है एनर्जी क्रॉप। एक एनर्जी क्रॉप, एनर्जी क्रॉप का क्या होता है उदाहरण, एनर्जी क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिन क्रॉप से डायरेक्टली हमें क्या होता है, एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो डायरेक्टली एनर्जी की प्राप्ति होती है मतलब एनर्जी में दोनों चीजें हैं, इथेनॉल और एल्कोहल की प्राप्ति होने की बात कर रहा है। इथेनॉल ये एल्कोहल फैमिली का एक मेंबर है, तो इथेनॉल या एल्कोहल की प्राप्ति होती है, जैसे
गन्ना हो गया। इससे डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। आलू है, मक्का है, आलू, मक्का, ये सब क्या है, एनर्जी क्रॉप्स है, अर्थात इनसे प्रत्यक्ष रूप से हमें एनर्जी मिलते हैं। एक होता है ले क्रॉपिंग, LEY, ले क्रॉप। ले क्रॉप का मतलब क्या होता है, ये ऐसे फसल होते हैं जिनको कटाई के तुरंत बाद पशुओं की चराई के लिए छोड़ दिया जाता है। अर्थात उस क्रॉप के केवल वो हिस्से जो हमारे लिए आवश्यकता है हम उसे ले लेते हैं और बाकी बचे हुए चीज़ को पशु की चराई के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि सीरियल क्रॉप्स की ही हम बात करते हैं, धान उगाया हमने, गेहूं उगाया, हार्वेस्टर से हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद वो जो जगह छूटता है वो जगह पशुओं के चरने के लिए रहता है। सरसों उगाया हमने, बाजरा उगाया, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये सब के सब किस में आते हैं, हमारे ले क्रॉप्स में आते हैं। ले क्रॉप के बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ आता है मल्च क्रॉप। ये जो नाम है ये हम सामान्यतः कई जगह आप सुनेंगे, MULCH, मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप क्या होता है, ये ऐसे क्रॉप होते हैं, ये ऐसे फसल होते हैं जो जमीन में नमी बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जमीन में नमी बनाए रखने के लिए उपयोग होता है, या जमीन में नमी बनाए रखने के लिए या नमी को संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ऐसे क्रॉप को मल्च क्रॉप कहते हैं। इसका उदाहरण है काउपी, ये इसका उदाहरण हो गया। एक होता है नर्स क्रॉप, NURSE, नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप क्या होते हैं, नर्स क्रॉप ऐसे होते हैं कि जैसे दो फसल को हमने एक साथ उगाया तो पहले फसल दूसरे फसल के लिए पोषण में वृद्धि करता है और दूसरा फसल पहले के लिए क्या करता है, पोषण में वृद्धि करता है। अर्थात पहले के लिए दो फसल को हमने उगाया तो पहला फसल दूसरे फसल के लिए पोषण प्रदान कर रहा है। तो पोषण प्रदान कर रहा है अर्थात उसको हेल्प कर रहा है, उसके किसी भी वीकनेस के कंडीशन में उसे हेल्प कर रहा है, इसलिए ऐसे फसल को क्या बोला जाता है, नर्स क्रॉप कहा जाता है। जैसे मटर के साथ राई या ज्वार लगाया जाता है, उदाहरण है मटर के साथ में राई सरसों का उपजाना, इस प्रकार से। तो ये कुछ हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण क्रॉप से संबंधित, क्रॉप के जो प्रकार हैं उनसे संबंधित ये बातें थी कि किस किस प्रकार के क्रॉप हो सकते हैं हमारे पास में। तो ये कुछ स्पेशल जो क्लासिफिकेशन है ये चीज़ें हैं। इस स्पेशल क्लासिफिकेशन में मूल रूप से देखा जाए तो शब्दावली को पूछा जा सकता है, अरेबल क्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, एले क्रॉप का मीनिंग क्या होता है, ऑगमेंटिंग क्रॉप का मीनिंग क्या होता है, एवेन्यू क्रॉप क्या होता है। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं, बॉर्डर क्रॉप, ब्रेक क्रॉप, ये जो चीज़ें हैं, या कवर क्रॉप है, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप है, सप्लीमेंट्री क्रॉप है, ये नाम से समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या होता है। मगर ऐसे जो नाम हैं हमारे पास जो मौजूद हैं, ऐसे कुछ नाम हमारे पास मौजूद, जैसे अरेबल हो गया, एली है, ऑगमेंटिंग है, एवेन्यू हो गया, ले क्रॉपिंग हो गया, मल्च क्रॉप हो गया, नर्स क्रॉप हो गया, ये ऐसे जो शब्द हैं, कोल क्रॉप हो गया, जिनके मीनिंग डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते मगर उनसे संबंधित प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। तो ये फसल का ये दूसरे प्रकार से वर्गीकरण था, और ये जो वर्गीकरण है ये किस रूप में किया गया है, ये वर्गीकरण जो है हमारे, ये जो है ये स्पेशल क्लासिफिकेशन था। फसल का जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो है रबी खरीफ के आधार पर, कि रबी फसलें क्या होती है, कौन कौन सी हैं, और खरीफ की फसल क्या क्या है। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसे ध्यान में रखना है, बहुत सही तरीके से उसको याद करना है, क्योंकि कुछ फसल ऐसे हैं जो रबी और खरीफ दोनों में लिए जाते हैं। तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन जो हम ले रहे हैं वो है फसल के रबी और खरीफ के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो रबी और खरीफ में जो क्लासिफिकेशन है, तो पहला जो मौसम के आधार पर यह है खरीफ की फसलें, और दूसरा है रबी की फसलें। खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं, तो खरीफ की फसल में है धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग। खरीफ की फसल में है धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, अरहर, लोबिया, तिल, सोयाबीन, मूंगफली। उड़द, अरहर, लोबिया, सोयाबीन,
एवं तिल, इन प्रकार की फसलें। रबी के फसल में आते, अच्छा मूंगफली भी इसी में आता है, मूंगफली। खरीफ के बाद है हमारा, इसमें और भी हैं खरीफ में, कपास, गन्ना, सूरजमुखी, कपास, गन्ना, सूरजमुखी, अंडी, कुसुम, अलसी, तंबाकू। अंडी अर्थात वो कैस्टर जो हमने बात किया, अंडी, कुसुम, तंबाकू, नाइजर और जूट। नाइजर अर्थात रामतिल एवं जूट। तो ये जो है ये खरीफ की फसलें हैं। रबी फसल की यदि हम बात करें, रबी में कौन कौन से फसल हैं, तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, राई, सरसों, पीली सरसों, तारा मीरा, राई सरसों, पीली सरसों, तारा मीरा, इस प्रकार की चीज़ें। और एक और होता है वो है जायद की फसलें। जायद की फसलें अर्थात फरवरी मार्च से चालू होती हैं और मई तक ख़त्म हो जाती हैं। ये ऐसे फसलें होते हैं जिनमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है। तो जायद के फसल में जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इन प्रकार की जो फसलें हैं ये सब जायद फसल में काउंट होते हैं। तो वैसे तो इन शब्दावली से, इन चीज़ों से तो सामान्यतः सभी के सभी परिचित होंगे इन शब्दों से, मगर ये जो शब्द थे, जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन था और स्पेशल जो क्लासिफिकेशन था, इस चीज़ को हमें समझना और इस चीज़ को जानना हमें आवश्यक है। तो अगले क्लास की जब हम बात करेंगे तो अगले क्लास में जब फसल के वर्गीकरण है खरीफ और रबी, तो एक एक फसल के ऊपर फिर हम बात करेंगे। इन एक एक फसल की बात में मूल रूप से आपको ध्यान देने वाली बात यह है, धान हो गया और गेहूं हो गया, इन दो फसल के ऊपर हम डेप्थ में ब्लैक बोर्ड स्टडी करेंगे और बाकी जो फसल रहेंगे उन फसल का पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ को भी मैं वीडियोस के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस प्रकार से फसल की चीज़ें कंप्लीट होंगी और फसल के साथ साथ थोड़ा सा फसल से संबंधित कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ फार्मूलेस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि फार्मूले संबंधित कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसमें दिए जा सकते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रकृति के होते हैं। तो ये जितने भी वीडियोस हैं आप नियमित रूप से इसे देखते रहिए, निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा इससे। धन्यवाद।